बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम BSN थर्ड सेमेस्टर की एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हमने डिसऑर्डर नंबर 2 या डिज़ीज़ नंबर 2 सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर हमने स्टार्ट की थी। इसमें हमने इसका जो हाफ हिस्सा था वो पिछले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था और इसका जो बचा हुआ हिस्सा है वो इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर पढ़ रहे थे। उसमें से हमने कुछ 3 टाइप्स पढ़ लिए थे। आज का जो हमारा टाइप है वो है सिस्ट। तो सलाइवरी जो ग्लैंड है उनमें सिस्ट भी बन सकते हैं। सिस्ट का आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो सिस्ट होते हैं ये सेक लाइक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर या तो पस या तो फ्लूइड फील्ड होती है। इस किस्म के स्ट्रक्चर्स को हम सिस्ट बोलते हैं। लिखा है सिस्ट टिनी फ्लूइड फील्ड सेक। ये छोटे से क्या होते हैं, फ्लूइड फील्ड सेक होते हैं, बड़े भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर जो है वो मोस्टली छोटे छोटे होते हैं। बेबीज़ sometimes are born with cyst in the parotid gland because of problem related to ear development before birth। बेबीज़ जो है बास टाइम इस तरह होता है कि जब बेबीज़ की बर्थ हो जाती है तो बर्थ टाइम से उनमें उनके पेरोटिड ग्लैंड जो है इनमें सिस्ट पाए जाते हैं। वो इसलिए पाए जाते हैं कि उनके जो ईयर डेवलपमेंट होती है फीटल लाइफ में, जो ईयर डेवलपमेंट होती है उसकी वजह से, उसमें प्रॉब्लम आने की वजह से, ईयर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आने की वजह से पेरोटिड ग्लैंड में सिस्ट बन जाते हैं। तो इसीलिए वो बाय बर्थ ही उनको क्या होता है, पेरोटिड ग्लैंड जो है इनमें सिस्ट मौजूद होती है। लेटर इन लाइफ अदर टाइप ऑफ सिस्ट कैन फॉर्म इन द मेजर आर माइनर सलाइवरी ग्लैंड। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बेबीज़ में होता है, लेटर लाइफ में भी, एडल्टहुड में भी सिस्ट जो है वो पैदा हो सकते हैं। या तो मेजर सलाइवरी ग्लैंड में हो सकते हैं या तो माइनर सलाइवरी ग्लैंड में हो सकते हैं, दोनों में सिस्ट पैदा हो सकते हैं। इनकी वजह क्या है, इनकी इटियोलॉजी यानी इनकी काजेज़ क्या है सिस्ट बनने की। दे मे रिजल्ट फ्राम ट्राउमेटिक इंजरीज, इन्फेक्शंस और सलाइवरी ग्लैंड स्टोन और ट्यूमर्स। ये जो सिस्ट होते हैं ये या तो अगर कोई ट्राउमेटिक इंजरी हो गया, मीन्स कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गई, कोई ट्रामा लग गया, कोई ज़ख़म आ गए तो उनकी वजह से भी सिस्ट बन सकते हैं। इन्फेक्शंस की वजह से सिस्ट बन सकते हैं, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वो फंगल इन्फेक्शन हो, इनकी वजह से भी सिस्ट बन सकते हैं। और सलाइवरी ग्लैंड स्टोन, जो सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोन बनते थे उनकी वजह से भी सिस्ट बन सकते हैं। या ट्यूमर अगर हो तो उस ट्यूमर की वजह से भी सिस्ट बन सकते हैं। ट्यूमर का भी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि ट्यूमर हमारे साथ वो ग्रोथ होती है जो कि बग़ैर इन्फ्लेमेशन के एक ग्रोथ होती है, जिसमें इन्फ्लेमेशन तो नहीं होती लेकिन टिश्यू एक ग्रोथ हुई होती है और उसकी वजह उसमें सेल की जो है वो ओवर प्रोडक्शन होती है, तो उसको हम कहते हैं ट्यूमर। तो ट्यूमर की वजह से भी अगर किसी एरिया में ट्यूमर बन जाते हैं तो उस एरिया में सिस्ट भी बन सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, सिस्ट की साइन और सिम्टम्स क्या होती है और इनकी ट्रीटमेंट क्या होती है। साइन एंड सिम्टम्स जो है वो सिस्ट की इस तरह हो सकती है। ए सिस्ट काजेज ए पेनलेस लम्प। सिस्ट की वजह से हमारे जो ग्लैंड्स है उसमें पेनलेस लम्प बन सकता है। मीन्स के उसमें पेन नहीं होती लेकिन एक कम्पैक्ट मास ऑफ सब्सटेंस बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, लम्प कहते हैं, जिसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती उसे हम लम्प कहते हैं। तो पेनलेस लम्प बन सकते हैं। इट सम टाइम ग्रोज लार्ज इनफ टू इंटरफेयर विद ईटिंग। बास टाइम ये जो लम्प बनता है ये इतना बड़ा हो जाता है कि ईटिंग में बहुत तकलीफ़ होती है बंदे को, ईटिंग के साथ वो इंटरफेयर करता है, तकलीफ़ पैदा करता है। तो इस तरह बड़े भी हो सकते हैं, तो उसको देख के पहचाना जा सकता है कि ये सिम्टम है या साइन है सिस्ट के। ट्रीटमेंट इसकी क्या है। ए स्मॉल सिस्ट में ड्रेन ऑन इट्स ओन विदाउट ट्रीटमेंट। स्मॉल सिस्ट जो है वो बनते हैं और फिर ख़ुद ही वो ड्रेन हो जाते हैं, ख़ुद ही वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर लार्जर सिस्ट बन गए कैन बी रिमूव्ड यूजिंग ट्रेडिशनल सर्जरी और लेज़र सर्जरी। अगर लार्जर सिस्ट बन गए तो उनको या तो ट्रेडिशनल सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जाता है या लेज़र सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको बताती चलो कि ये ट्रेडिशनल सर्जरी क्या होती है और ये लेज़र सर्जरी क्या होती है।
जो ट्रेडिशनल सर्जरी होती है वो एक ऐसी सर्जरी है जो कि जनरल इनिस्थीसिया दिया जाता है पेशेंट को। जनरल इनिस्थीसिया मींस के उसके पूरे बॉडी जो है उसको सेडेट किया जाता है और फिर इंसीजन करके, इंसीजन मतलब एक सर्जिकल कट लगा के उस सिस्ट जो है उस सिस्ट के एरिया तक पहुंच जाते हैं उस इंसीजन मींस के उस सर्जिकल कट के ज़रिए, और वहाँ से वो सिस्ट रिमूव कर देते हैं। तो इस किस्म के सर्जरी को हम कहते हैं ट्रेडिशनल सर्जरी। और दूसरा हमारे साथ है लेज़र सर्जरी। लेज़र सर्जरी एक ऐसी सर्जिकल प्रोसीजर होती है जिसमें जो लेज़र बीम्स होते हैं उनको इंसर्ट किया जाता है और उनके ज़रिए जो सिस्ट होती है उसको ब्रेक किया जाता है, और जब ये ब्रेक हो जाती है तो ख़ुद से ड्रेन हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं, जो कि लेज़र बीम के थ्रू होती है, इस सर्जरी को हम कहते हैं लेज़र सर्जरी, कि उसको उन लेज़र बीम्स के ज़रिए वो जो है ब्रेक किया जाता है सिस्ट को। अब हमारे साथ दूसरा डिसऑर्डर है कि बिनाइन ट्यूमर्स का। बिनाइन ट्यूमर्स भी बन सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो ट्यूमर्स होते हैं इसके 2 टाइप होते हैं। एक बिनाइन ट्यूमर्स भी हो सकते हैं और दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर्स भी हो सकते हैं। बिनाइन ट्यूमर वो जो कि नॉन कैंसरस हो और मैलिग्नेंट ट्यूमर वो जो कि कैंसरस हो। तो ये दोनों हो सकती है। जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं उनका लिखा है नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं। मोस्ट सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर अकर इन द पैरोटिड ग्लैंड। जो ज़्यादातर जो सलाइवरी ग्लैंड जो ट्यूमर होते हैं वो ज़्यादातर जो पैरोटिड ग्लैंड होता है इसमें पैदा होते हैं। द मेजॉरिटी आर बिनाइन, और जो मेजॉरिटी होती है उन ट्यूमर्स की वो बिनाइन होते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं। The most common type of benign parotid tumor usually appear as a slow-growing, painless lump at the back of the jaw just below the ear lobe. क्या होता है, जो मेजॉरिटी ऑफ बिनाइन पैरोटिड ट्यूमर होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड में जो मेजॉरिटी जो बिनाइन ट्यूमर बनते हैं उनकी क्या होती है, पहले वो स्लो ग्रोविंग होते हैं, स्लोली ग्रो करते हैं, पेनलेस लंप होते हैं, एक कम्पैक्ट मास होते हैं। लंप हम एक कम्पैक्ट मास को कहते हैं जो कि पेनलेस होती है, पेन नहीं करती। और ये कहाँ होती है, जो हमारे जो जॉ है उनके बैक पे स्टार्ट होती है, जॉस के बैक पे स्टार्ट होती है, जस्ट बिलो द एयर लूप। जो एयर लूप होता है इसके बिल्कुल जस्ट इसके नीचे वो ग्रो करना शुरू कर देती है, स्लोली ग्रो कर देती है और पेनलेस होती है। तो ज़्यादातर जो है वो बिनाइन ट्यूमर मेजॉरिटी में इस तरीके से पैदा होते हैं। टियोलॉजी इनकी क्या हो सकती है, इनकी काजेस क्या हो सकती है। रिस्क फैक्टर इंक्लूड रेडिएशन एक्सपोजर एंड पॉसिबली स्मोकिंग। जो रिस्क फैक्टर है बिनाइन ट्यूमर के लिए वो क्या होती है, वो रेडिएशन एक्सपोजर। अगर बंदा रेडिएशन को एक्सपोजर हो जाए तो उसकी वजह से, और फिर स्मोकिंग जो है इसकी वजह से जो है वो ट्यूमर बन जाते हैं, बिनाइन ट्यूमर बन जाते हैं जो कि नॉन कैंसरस होते हैं। ये जो रेडिएशंस होते हैं, जो रेडिएशन होते हैं, इनको एक्सपोजर जो है, जो हार्मफुल रेडिएशन होती है, इनको एक्सपोजर जो है वो क्या करता है, इसकी वजह से ट्यूमर होते हैं। और जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग की वजह से स्मोकिंग की वजह से इसलिए ये ट्यूमर बनते हैं कि स्मोकिंग में जो निकोटीन होता है टोबैको स्मोक में, वो स्लाइवेशन को रिड्यूस करता है। और जब स्लाइवा फ्लो जो है वो जब रिड्यूस हो जाती है तो ड्राई माउथ होता है, और फिर ड्राई माउथ होने के बाद क्या होती है, जो ट्यूमर्स है इनके बनने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। साइन एंड सिम्टम इसकी क्या हो सकती है और ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। ए स्लो ग्रोविंग लंप इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम। जो सिम्टम होता है, अगर देखा जाए तो स्लो ग्रोविंग अगर कम्पैक्ट मास बन जाए, स्लो ग्रोविंग हमारे साथ लंप बन जाए तो ये इसकी कॉमन सिम्टम है कि वो फिर बिनाइन ट्यूमर बन जाएगा। द लंप इज़ सम टाइम पेनफुल। सम टाइम वो जो है पेनफुल होता है लेकिन मोस्टली पेनलेस होते हैं। दिस लम्प में बी फाउंड इन द चीक। ये लम्प जो है हमारे चीक में भी पैदा हो सकती है, चिन के नीचे, अंडर द चिन, चिन के नीचे जो थोड़ी है उसके नीचे भी पैदा हो सकती है, ऑन द टंग, टंग के ऊपर पैदा हो सकती है, और ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, या हमारा जो रूफ है माउथ का उसमें भी पैदा हो सकती है।
इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी स्टूडेंट्स? नॉन कैंसरस ट्यूमर यूजुअली आर रिमूव सर्जिकली। जो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं यूजुअली क्या किया जाता है, आमतौर पर सर्जरी के थ्रू उनको रिमूव किया जाता है। In some cases, radiation treatment are given after surgery to prevent the tumor from returning. बास टाइम इस तरह करते हैं कि सर्जरी के बाद रेडिएशन थेरेपी करते हैं। रेडिएशन थेरेपी इसलिए करते हैं ताकि वो जो ट्यूमर है वो वापस ना आ सके। स्टूडेंट्स, ये जो रेडिएशन थेरेपी होती है ये इसलिए करते हैं कि इसकी वजह से वहाँ पे जो कैंसर बनने के चांसेस है वो भी ख़त्म होती है, क्योंकि रेडिएशन थेरेपी से जो कैंसरस सेल होती है वो भी किल हो जाते हैं और जो ट्यूमर के सेल होते हैं वो दोबारा पैदा नहीं होते। इस वजह से बिनाइन ट्यूमर के भी सम केसेस में रेडिएशन थेरेपी करते हैं ताकि वो जो सेल जिनकी वजह से ट्यूमर बना था वो दोबारा नहीं पैदा हो। इस वजह से यहाँ पे रेडिएशन थेरेपी की जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो है बिनाइन ट्यूमर्स में उनको रिमूव किया जाता है सर्जिकली। अब मेलिग्नेंट ट्यूमर है। मेलिग्नेंट ट्यूमर जो हमारे साथ है ये कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड कैंसर आर रेयर। जो सलाइवरी ग्लैंड के कैंसर होते हैं वो बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। दे कैन बी मोर और लेस एग्रेसिव। और ये जो है जब हो जाते हैं, कैंसर हो जाते हैं, तो वो या तो लेस एग्रेसिव होते हैं या तो मोर एग्रेसिव होते हैं। स्टूडेंट्स, लेस एग्रेसिव या मोर एग्रेसिव का मतलब ये है कि जो सलाइवरी ग्लैंड के कैंसर मोर एग्रेसिव होते हैं वो जल्दी से क्विकली वो ग्रो करती है और क्विकली वो स्प्रेड होते हैं, फैल जाते हैं। और जो कैंसर सलाइवरी ग्लैंड के लेस एग्रेसिव होते हैं वो जल्दी से ग्रो नहीं करते और जल्दी से स्प्रेड नहीं होते। तो लेस एग्रेसिव और मोर एग्रेसिव का ये मतलब है। तो ये दोनों होती है। बाज़ कैंसर जो है सलाइवरी ग्लैंड के बहुत जो है लेस एग्रेसिव होते हैं और बाज़ ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। इटियोलॉजी इनकी क्या हो सकती है, इनकी वजह क्या है? द ओनली नॉन रिस्क फैक्टर फॉर सलाइवरी ग्लैंड कैंसर आर शॉग्रेन्स सिंड्रोम एंड एक्सपोजर टू रेडिएशन। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो ओनली रिस्क फैक्टर जो है सलाइवरी ग्लैंड कैंसर के लिए वो हमारे साथ शोग्रेन सिंड्रोम है और इसके अलावा एक्सपोजर टू रेडिएशन है। तो ये जो शोग्रेन सिंड्रोम है स्टूडेंट्स, ये जो होता है इसकी वजह से कैंसर जो है वो इसलिए पैदा होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि ये हमारे जो लिम्फोसाइट्स है, जो हमारे लिम्फोसाइट्स है बॉडी में, उनको ये क्या करता है, उनको उनमें डिफेक्ट पैदा होती है। ये शोग्रेन सिंड्रोम जो है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसकी वजह से ऐसा होता है कि ये जो हमारे लिम्फोसाइट है उनमें डिफेक्ट आ जाती है। जब लिम्फोसाइट में डिफेक्ट आ जाती है तो लिम्फोमा और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये फिर पैदा होना शुरू होती है। और जो हमारे साथ रेडिएशन है, रेडिएशन की वजह से ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि जो हाई रेडिएशन होते हैं, जैसा कि हाई एक्सरे रेडिएशन हो गए, हाई गामा रेज हो गए, हाई अल्फ़ा पार्टिकल्स और हाई बीटा पार्टिकल्स और हाई अगर न्यूट्रॉन, इनके साथ अगर बंदे की एक्सपोजर हो जाए तो ये क्या करते हैं, जो हमारे सेल के अंदर डीएनए होता है उस डीएनए को डैमेज करती है। और जब डीएनए डैमेज हो जाती है तो फिर ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेल हो जाती है और ट्यूमर्स बन जाते हैं। तो यही वजह है कि रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से ट्यूमर बन जाते हैं, बिनाइन भी बन जाते हैं और बास टाइम मैलिग्नेंट ट्यूमर भी बन जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद है मैलिग्नेंट ट्यूमर के साइन, सिम्टम और इसकी ट्रीटमेंट। Sign and symptom: a slow growing lump is the most common symptom. Slow growing lump जो है वो हमारे साथ malignant ट्यूमर की भी कॉमन सिम्टम है। अगर एक कम्पैक्ट ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए स्लोली तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कहीं malignant ट्यूमर तो नहीं है। द लम्प इज़ सम टाइम पेनफुल। बास टाइम ये लम्प जो है वो पेनफुल होता है और बास टाइम पेनलेस भी होती है। दिस लम्प मे बी फाउंड इन द चीक, अंडर द चिन, ऑन द टंग और ऑन द रूफ ऑफ द माउथ। ये भी बिनाइन ट्यूमर की तरह अंडर द चिन हो सकती है, अंडर द टंग हो सकती, टंग के ऊपर हो सकती है और चीक के अंदर हो सकती है और रूफ ऑफ द माउथ में भी हो सकती है। इसकी ट्रीटमेंट: स्मॉलर
early stage low grade tumor often can be treated with surgery alone. बाज़ टाइम इस तरह होता है कि जो ट्यूमर होते हैं उनको जल्दी डायग्नोस किया जाता है, जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं जब वो स्मॉलर होते हैं, अर्ली स्टेज में होते हैं, लो ग्रेड में होते हैं, तब उनको अगर डायग्नोस किया जाए तो उनकी ट्रीटमेंट जो है वो एलोनली सर्जरी से हो सकती है, कि सिर्फ सर्जरी करके उनको रिमूव किया जाए तो वो बंदा जो है वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, बिल्कुल फिर नॉर्मल हो सकता है. लेकिन however large high grade tumor usually require radiation from surgery following surgery. क्या होता है, जो लार्जर जो हाई ग्रेड ट्यूमर होते हैं कि जल्दी से उनकी डायग्नोसिस नहीं हुई, पेशेंट हॉस्पिटल में जल्दी दिखाने नहीं गए और उनकी डायग्नोसिस सही वक्त पे नहीं हुई और वो लार्जर बन गए, स्टेजेस उनकी बढ़ गई और हाई ग्रेड वो ट्यूमर बन गए, तो अब उनकी जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी के साथ रेडिएशन भी मस्ट है, रेडिएशन थेरेपी भी मस्ट है. वो इसलिए कि सर्जरी रेडिएशन थेरेपी इसलिए करते हैं कि कैंसरस जो ट्यूमर होता है उसको सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जाता है, लेकिन कैंसर एक ऐसी चीज़ होती है कि दोबारा वो रिटर्न हो सकती है, वापस आ सकती है. इसी वजह से ऐसा करते हैं कि रेडिएशन थेरेपी करते हैं, हाई अमाउंट में जो रेडिएशन होती है उनसे थेरेपी करते हैं. इसकी वजह से जो कैंसर सेल होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो किल हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, वो किल हो जाते हैं और उस जगह पे जहाँ पे सर्जरी हुई थी दोबारा वहाँ पे ग्रो नहीं करते, उस जगह को बिल्कुल रेडिएशन थेरेपी के ज़रिए क्लियर कर दिया जाता है. तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब लोअर स्टेज में हो एलोन सर्जरी काम करती है, लेकिन हाई ग्रेड में पहुंच जाए तो सर्जरी के साथ रेडिएशन थेरेपी मस्ट होती है. Inoperable tumor cannot be operated or treated with radiation or chemotherapy. अच्छा स्टूडेंट, बाज़ टाइम ऐसा होता है कि बाज़ ट्यूमर्स जो है वो इनऑपरेबल होते हैं, वो उनकी सर्जरी नहीं हो सकती. तो जिन ट्यूमर्स की सर्जरी नहीं हो सकती उन ट्यूमर्स को या तो रेडियोथेरेपी यानी रेडिएशन थेरेपी के ज़रिए ट्रीट किया जाता है या कीमोथेरेपी के ज़रिए ट्रीट किया जाता है. रेडिएशन थेरेपी के ज़रिए अगर उनको ट्रीट किया जाए तो वो जो रेडिएशन थेरेपी है उसकी वजह से वहाँ पे जो सेल्स होते हैं ट्यूमर सेल्स वो किल हो जाते हैं, जो कैंसर सेल होते हैं. और कीमोथेरेपी जो है उसकी वजह से वो हाई पोटेंट केमिकल होते हैं, उनकी वजह से भी वो सेल्स जो है कैंसरस वो किल हो जाते हैं. तो अगर इनऑपरेबल हमारे साथ ट्यूमर हो तो उनके लिए रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी की जाती है. अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हमारे साथ है शोग्रेन सिंड्रोम. स्टूडेंट्स, ये जो शोग्रेन सिंड्रोम है हमने स्टर्स से इसके बारे में काफ़ी स्टडी की. ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके 2 मेन सिम्टम है कि इसमें ड्राई माउथ और ड्राई आइज़ हो जाती है. ड्राई आइज़ और ड्राई माउथ इसकी 2 जो है बहुत कॉमन सिम्टम है, जो कि जिस बंदे में शोग्रेन सिंड्रोम होता है तो उस बंदे में पाए जाते हैं. स्टूडेंट्स, ये हमने इसका जो नाम है शोग्रेन सिंड्रोम ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो आपको बताती चलूँ कि इसका नाम जो है इसलिए इसको शोग्रेन सिंड्रोम कहा जाता है क्योंकि एक साइंटिस्ट था जो कि इस पहली दफ़ा उसने इसको ये जो शोग्रेन सिंड्रोम है इसको पहली दफ़ा उसने फाउंड किया था कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ है कि उस पे जो इम्यून सिस्टम के सेल होते हैं वो ख़ुद पे मिस्टेकली अटैक कर देते हैं और जो हमारे साथ ग्लैंड होते हैं सलाइवरी ग्लैंड या जो हमारे साथ लैक्रिमल ग्लैंड जो होते हैं जिनसे टीयर पैदा होते हैं उन पे अटैक कर देता है और उनको ख़राब कर देता है, डैमेज कर देता है. तो इस कंडीशन को उस साइंटिस्ट ने पहली दफ़ा उसने फाइंड किया था. उसका नाम हेनरिक शोग्रेन था. तो उसी वजह से इस डिज़ीज़ को शोग्रेन सिंड्रोम कहा जाता है कि बंदा जो था उसका नाम हेनरिक शोग्रेन था, उसने अपने नाम पे इस डिसऑर्डर का नाम दिया है. शोग्रेन सिंड्रोम इज़ ए क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. जो शोग्रेन सिंड्रोम है ये एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. द बॉडीज़
इम्यून डिफेंस अटैक द सलाइवरी ग्लैंड। इसमें क्या होता है, जो हमारे बॉडी का इम्यून डिफेंस होता है वो अपने ही जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और जो लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं उन पे अटैक कर देता है। ये जो लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं, जो टीयर प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड होते हैं, उनको हम लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। एंड ओकेजनली द स्किन स्वीट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड। और बाज़ टाइम ऐसा होता है कि इन दो ग्लैंड का तो हमेशा करता है, जब भी शॉगरेन सिंड्रोम हो जाती है तो लैक्रिमल ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड कॉमनली इफेक्ट होते हैं और ड्राई माउथ और ड्राई आइज़ कंफर्म होती है। लेकिन बाज़ टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ओकेजनली ये जो स्किन के स्वीट ग्लैंड है इस पे भी अटैक कर देता है और उनको भी डैमेज करता है। और जो ऑयल ग्लैंड है, जिनको हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं, स्किन में होते हैं, तो उनको भी बाज़ टाइम जो है ये इफ़ेक्ट करता है। ईटियोलॉजी इसकी क्या है, शॉगरेन सिंड्रोम की ओवर एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम्स में क्या होता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, ओवर एक्टिविटी दिखाता है, इस वजह से अपने ही सेल्स पे मिस्टेकली अटैक कर देता है। इसकी साइन सिम्टम्स क्या होती है, The main feature of Sjogren's syndrome are swelling of the salivary gland, dry eyes and dry mouth। इसकी जो मेन साइन सिम्टम है, salivary glands की swelling हो जाती है और dry eyes और dry mouth हो जाते हैं। ट्रीटमेंट इसकी कैसे कर सकते हैं, द मेन सिम्टम रिलेटेड टू द salivary gland is a dry mouth and optional include। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि ये जो सिम्टम्स होती है इनकी ट्रीटमेंट करते हैं, सिम्टम्स को रोकने की कोशिश करते हैं, इनको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो जो मेन सिम्टम हमारे साथ है वो है ड्राई माउथ, और ड्राई माउथ को ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, मेडिकेशन टू स्टिमुलेट मोर सलाइवा सिक्रीशन सच एज पिलोकार्पिन, सेलेगन एंड सिविमेलिन। और हम ये जो पिलोकार्पिन है इन ड्रग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिविमेलिन जो है वो इवोजेक के नाम से भी आता है, ये जो इवोजेक है ये इसका ब्रांड नेम होता है, और पिलोकार्पिन का जो ब्रांड नेम है वो सेलेगन है। तो ये जो ड्रग्स है इनको हम यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये पिलोकार्पिन जो है ये हमारे साथ एक ड्रग होते हैं जिनको हम कोलिनर्जिक ड्रग कहते हैं। तो ये उनके ग्रुप से बिलोंग करता है। पिलोकार्पिन जो है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हम इसे कहते हैं पिलोकार्पिन को, कि जो ड्रग्स होती है जिनका एक ग्रुप होता है ड्रग का, कोलिनर्जिक ड्रग हम उन्हें कहते हैं, ये उससे बिलोंग करता है। ये क्या करता है, इसका काम ये होता है कि ये जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है उसको एज ए एगोनिस्ट काम करता है, उसके साथ उसको इन्हेंस करता है, उसके वर्क को इन्हेंस करता है। और जब एसिटाइल कोलिन का वर्क जो है वो इन्हेंस हो जाता है तो इसका काम जो होता है एसिटाइल कोलिन का, वो बॉडी सिक्रीशन को इंक्रीज़ करना है। तो पिलोकार्पिन जाके इसके साथ मिल के इसके फंक्शन को जब इंक्रीज़ करता है, एज ए एगोनिस्ट काम करता है, इसके फंक्शन को इन्हेंस करता है, तो बॉडी सिक्रीशन ज़्यादा होती है, और बॉडी सिक्रीशन जब ज़्यादा होती है तो सलाइवा की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। इस वजह से ये जो पिलोकार्पिन है ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि अगर ड्राई माउथ हो जाए तो ड्राई माउथ को रोकने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हम पिलोकार्पिन यूज़ करते हैं। और ये जो दूसरा ड्रग है स्टूडेंट्स, सिविमेलिन है। ये जो सिविमेलिन नाम का ड्रग है ये हमारे साथ एक सिंथेटिक एनालॉग होता है जो नेचुरल अल्कलॉइड मस्कुरीन है। एक ड्रग है हमारे साथ स्टूडेंट्स के, उसे हम कहते हैं नेचुरल अल्कलॉइड मस्कुरीन। ये जो नेचुरल अल्कलॉइड मस्कुरीन नाम का ड्रग होता है ये एक टॉक्सिक अल्कलॉइड ड्रग होती है, एक टॉक्सिक अल्कलॉइड है जिसे जो एक फंगी होता है, फ्लाई फंगस, जिसका नाम एमिनीटा मस्कूरिया है, उससे ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये जो अल्कलॉइड मस्कुरीन है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस मस्कुरीन का क्या काम होता है, हमारे बॉडीज़ में रिसेप्टर्स होती है जिनका नाम मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स है। ये मस्कुरीन जाके ये जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर होती है उनके साथ बांड बनाता है। बांड बना के अगर इसको एडमिनिस्टर किया जाए तो उनके साथ बांड बना के उनकी एक्शन को
इन्हेंस करता है। तो जब उनके एक्शन को इन्हेंस करता है तो उनका भी फंक्शन ये होता है कि वो जो सिक्रीशंस होती है, बॉडी सिक्रीशंस, उनको इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये जाके जब उनके एक्शन को इंक्रीज़ करता है तो बॉडी सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाती है और फिर सलाइवेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है, इसलिए ड्राई माउथ जो है वो ट्रीट हो जाता है। तो ये जो हमारे साथ पहले ये जो नेचुरल अल्कलॉइड मस्कुरीन है ये यूज़ किया जाता था, लेकिन ये कुछ टॉक्सिक इफ़ेक्ट इसके ज़्यादा होते थे। इस वजह से ये जो सिविमेलिन है ये बनाया गया। ये सिविमेलिन जो है, मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को पहले बताई है कि ये एक सिंथेटिक एनालॉग है। सिंथेटिक ऐसे ड्रग होते हैं जो कि नेचुरल के फंक्शन को देख के उसके फंक्शन को मिमिक करने के लिए बनाए गए होते हैं। उनके फंक्शन जो नेचुरल चीज़ होती है उनके फंक्शन का वो नकल उतारते हैं। तो अब ये जो हमारे साथ नेचुरल अल्कलॉइड मस्कुरीन थी वो क्या थी, वो थोड़ा उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट ज़्यादा थे, जो कि हमारे साथ माइटा मस्कोरिया नाम का एक फंगस था उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता था। उसके एक्शन में ऐसा होता था कि जो साइड इफ़ेक्ट्स है, जो उसके इफ़ेक्ट्स है, टॉक्सिक इफ़ेक्ट ज़्यादा थे, उसको यूज़ करना ख़तरनाक था। इस वजह से ये जो सिविमेलिन है ये बनाया गया। सिविमेलिन का काम ये होता है कि ये इस नेचुरल अल्कलॉइड मस्कुरीन जो है इसके फंक्शन को, इसके एक्शन की नकल उतारता है और ऐसे ही काम करता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह उसके जैसे ज़्यादा नहीं है। तो ये जब हम पेशेंट को हम सिविमेलिन देते हैं तो फिर ये जाके ऐसा करता है कि जो बॉडी में मस्कुरेनिक रिसेप्टर होते हैं, जिन रिसेप्टर का मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे बॉडी में मस्कुरेनिक रिसेप्टर होते हैं जो कि जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं, और इनका ताल्लुक जो होता है ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से होता है, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उससे होता है। तो सिमिवेलिन जब हम देते हैं तो ये जाके ऐसा करता है कि इन रिसेप्टर के साथ जो मस्कुरेनिक 1 रिसेप्टर और मस्कुरेनिक 3 रिसेप्टर जो है उनके साथ बॉन्ड बनाता है और उनके फंक्शन को इंक्रीज़ करता है। तो मैंने आप लोगों को बताई कि जो मस्कुरीन रिसेप्टर होते हैं इनका फंक्शन जब इंक्रीज़ हो जाता है, जब ये एगोनिस्ट इसके लिए काम करता है सिमिवेलिन, तो जो बॉडी सिक्रीशंस होती है वो इंक्रीज़ होती है, और बॉडी सिक्रीशन के साथ साथ जो हमारा बॉडी सिक्रीशन है ना, सलाइवा भी, तो ये भी इंक्रीज़ होता है। और इसीलिए ये जो सिमिवेलिन है ये क्या करता है, हमारे ड्राई माउथ के कंडीशन को ट्रीट करता है, तो इसलिए इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा है शुगर लेस गम एंड कैंडी टू स्टिमुलेट सलाइवा प्रोडक्शन। शुगर लेस गम जो है, कोई च्युइंग गम या कोई कैंडी, कोई टॉफ़ी वगैरह उसको दी जा सकती है कि जिसकी वजह से सलाइवा की प्रोडक्शन जो है वो इन्हेंस हो जाए। अब इसकी ट्रीटमेंट है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है। अवॉइडिंग मेडिकेशन दैट कैन मेक ड्राई माउथ वर्स। ऐसे मेडिकेशंस जो जितने भी मेडिकेशंस है जिनकी वजह से ड्राई माउथ और भी ख़राब हो जाए, और भी ड्राई माउथ हो जाए, या वो मेडिसिन जो कि ड्राई माउथ काज करती है, डिहाइड्रेशन काज करती है, ऐसे मेडिकेशंस को अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी को शोगरिन सिंड्रोम हो जाता है तो उस टाइम ऐसे मेडिकेशंस को अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ वो मेडिकेशन जिनकी वजह से ड्राई माउथ होता है वो एनाल्जेसिक्स होते हैं, बास किस्म के एनाल्जेसिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ओपियोइड बेस एनाल्जेसिक जो होते हैं, जो ओपियोइड एनाल्जेसिक यानी अफीम से जो एक्सट्रैक्ट किए गए जो एनाल्जेसिक होते हैं, जैसा कि मर्फीन है और ये सेमी सिंथेटिक हाइड्रोकोडोन है, इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से ड्राई माउथ होती है। और दूसरा हमारे साथ एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस होते हैं, जेनेक्स हमारे साथ होता है उसकी वजह से भी, या वेलियम होता है जो कि एंटी एंजाइटी ड्रग है, इनकी वजह से भी ड्राई माउथ काज होती है। एंटी डिप्रेसेंट है, उनकी वजह से ड्राई माउथ काज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिटालोप्राम है, एसिटालोप्राम है, इनकी वजह से भी ड्राई माउथ काज होती है। इनके अलावा एंटीमीटिक है। एंटीमीटिक वो तमाम ड्रग जो कि वॉमिटिंग के ख़िलाफ़ दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल
डेरामेमीन है, ये हमारे साथ क्या करता है, एज एंटीमीटिक है लेकिन ड्राई माउथ काज करता है। एंटी हिस्टामीन्स है, हिस्टामीन आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के, ये जो हिस्टामीन होता है ये बॉडी सिक्रीशन को इंक्रीज़ करता है और इसी के साथ सलाइवेशन को भी इंक्रीज़ करती है। लेकिन जब एंटी हिस्टामीन दिए जाते हैं किसी कंडीशन की वजह से, तो ये एंटी हिस्टामीन जाके हिस्टामीन को बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं, तो फिर सलाइवेशन भी नहीं होती और ड्राई माउथ काज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डाइफेनहाइड्रामीन है, लोराटेडीन है, ये हमारे साथ एंटीहिस्टामीन ड्रग है जिनकी वजह से ड्राई माउथ काज होती है। एवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग को भी अवॉइड करना है। मैंने आप लोगों को बताया स्टूडेंट्स के स्मोकिंग, टोबैको स्मोक में निकोटीन होता है, वो निकोटीन क्या करता है, सलाइवा के फ़्लो को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से ड्राई माउथ काज होती है। इस वजह से स्मोकिंग को भी इनहिबिट करना है, अवॉइड करनी है। गुड ओरल हाइजीन इज़ मस्ट, गुड ओरल हाइजीन जो है वो मस्ट है, गुड ओरल हाइजीन करनी चाहिए। वो इसलिए कि पीपल विद शॉग्रेन्स सिंड्रोम हैव टीथ एंड गम प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ लो सलाइवा सिक्रीशन। ये जो पीपल्स होते हैं जिनको शॉग्रेन्स सिंड्रोम होता है उनमें सलाइवेशन की सिक्रीशन जो है, जो सलाइवेशन है वो लो होती है और इस लो सलाइवेशन की वजह से उनको बहुत सारे गम्स के और टीथ के मसले होते हैं। तो इसी वजह से जो हाइजीन है उसको मेंटेन रखनी है कि अच्छे तरीके से, सही तरीके से हाइजीन करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ है सेलेडिनोसिस। सेलेडिनोसिस किस तरह की कंडीशन है, नॉन स्पेसिफिक सलाइवरी ग्लैंड इनलार्जमेंट। ये कोई स्पेसिफिक नहीं होती, ये एक नॉन स्पेसिफिक एक सलाइवरी ग्लैंड की इनलार्जमेंट होती है। इसमें जो है ना तो इन्फ्लेमेशन होती, इन्फ्लेमेशन की वजह से ये स्वेलिंग होती है, ना कि इसमें कोई ट्यूमर होता है, वैसे ही वो जो है एक स्वेलिंग सी हो जाती है, एक इनलार्जमेंट सी हो जाती है। इसको हम कहते हैं सेलेडिनोसिस। Sometimes the salivary gland become enlarged without evidence of infection, inflammation or tumor. बास टाइम क्या होता है, salivary glands जो होते हैं ये enlarge हो जाते हैं लेकिन इसमें ना तो इन्फेक्शन पाई जाती है, ना इन्फ्लेमेशन पाई जाती है और ना ट्यूमर पाए जाते हैं। दिस नॉन स्पेसिफिक enlargement is called सेलेडिनोसिस। ये जो नॉन स्पेसिफिक enlargement होती है कि ना तो उसमें इन्फेक्शन होती है, ना इन्फ्लेमेशन होती है, ना ट्यूमर होते हैं, इस किस्म के enlargement of salivary gland को हम सेलेडिनोसिस कहते हैं। इट मोस्ट ऑफन इफेक्ट द पैरोटिड ग्लैंड, ये भी ज़्यादातर क्या करता है, पैरोटिड ग्लैंड को इफेक्ट करता है। इटियोलॉजी इसकी क्या है, इट्स काज रिमेन अननोन, इसकी जो काज है वो अभी तक किसी को मालूम नहीं है, वो अननोन है। साइन और सिम्टम और ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है, साइन सिम्टम, दिस कंडीशन टिपिकली काजेस पेनलेस स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड ऑन बोथ साइड ऑफ द फेस। क्या होता है, जो दोनों साइड पे जो पैरोटिड ग्लैंड होते हैं उनकी स्वेलिंग होती है और ये पेनलेस स्वेलिंग उनकी होती है, दोनों साइड पे होती है। तो ये इसकी सिम्टम होती है कि पेनलेस होती है और दोनों साइड पे होती है। देखा जाए तो इन्फेक्शन भी नहीं है, इन्फ्लेमेशन भी नहीं है, कोई ट्यूमर भी नहीं है, तो समझेंगे कि ये हमारे साथ सेलेडिनोसिस है। ट्रीटमेंट इसकी क्या करते हैं, ट्रीटमेंट इज़ एम्ड एट द करेक्टिंग एनी अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम। अगर कोई अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम हो तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये बास किस्म के प्रॉब्लम जो होते हैं, बुखार वगैरह उनके साथ भी होती है, तो उनको अगर करेक्ट किया जाए, वंस द मेडिकल प्रॉब्लम इम्प्रूव, अगर मेडिकल प्रॉब्लम को इम्प्रूव किया जाए, वो जो प्रॉब्लम उसके साथ अगर कोई और प्रॉब्लम थी, द salivary gland शुड श्रिंक टू नॉर्मल साइज़, ये दोबारा से श्रिंक होकर अपने नॉर्मल साइज़ तक पहुंच जाते हैं, पहुंच सकते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इन चीज़ों की मेडिकल डायग्नोसिस जो है वो किस तरह से की जा सकती है, ये जो जितने भी डिसऑर्डर्स हमने पढ़े इनके मेडिकल हिस्ट्री उनसे, पेशेंट से लिया जाता है, मेडिकल हिस्ट्री के ज़रिए डायग्नोसिस करते हैं। स्मोकिंग हिस्ट्री का उनसे पूछते हैं, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से ये हमने पढ़ा कि रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग इसके लिए। करंट मेडिकेशंस का पूछते हैं, करंट मेडिकेशंस हमने जितने मेडिकेशंस पढ़े हैं उन वजह से हो सकती है, इसलिए करंट मेडिकेशन का हिस्ट्री लेते हैं। ब्लड टेस्ट करते हैं, एक्सरे करते हैं, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग MRI करते हैं उनकी, इससे भी पता चल सकता है।
सेट स्कैन करते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसे हम कहते हैं, इसके ज़रिए पता लगाते हैं। सेलोग्राफ़ी उनकी करते हैं, सेलोग्राफ़ी के ज़रिए पता लगाते हैं स्टूडेंट्स। ये जो सेलोग्राफ़ी है ये एक प्रोसीजर है जिसमें सलाइवरी डक्ट और सलाइवरी ग्लैंड की एक्सरे की जाती है, जिसको हम सेलोग्राफ़ी कहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड बायोप्सी की जा सकती है अगर कोई शक हो कि ट्यूमर है और वो ट्यूमर जो है वो मैलिग्नेंट है। अगर ऐसा डॉक्टर को शक हो तो फिर बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी इस तरह करते हैं कि उस टिश्यू को या तो किसी नीडल के ज़रिए छोटा सा, अगर छोटे मकदार में कम मकदार में हजद हो तो ऐसा करते हैं कि उसको नीडल के ज़रिए वो निकालते हैं वहाँ से। अगर वो बड़े मकदार में चाहिए हो तो उस टाइम ऐसा करते हैं कि सर्जरी के थ्रू सर्जिकल कट लगा के फिर उस वहाँ से जो है टिश्यू निकाल लेते हैं और फिर उसकी जो है बायोप्सी करते हैं, जिससे पता चलता है कि आया कि वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। तो ये जो टेस्ट होता है इसको हम सलाइवरी ग्लैंड बायोप्सी कहते हैं। सलाइवरी फंक्शन टेस्ट, सलाइवरी फंक्शन टेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये जो सलाइवरी फंक्शन टेस्ट होती है इसके लिए एक स्पेशल कैमरा होता है और ट्रेसर होता है। स्पेशल कैमरा के साथ ट्रेसर होती है जिसके ज़रिए इसकी जो है पिक्चर निकाला जाता है। ट्रेसर मीन्स कि एक रेडियो एक्टिव का केमिकल इसके साथ होती है। एक कैमरा लेते हैं और इसके साथ एक ट्रेसर यानी रेडियो एक्टिव केमिकल होता है और उसके ज़रिए सलाइवरी ग्लैंड्स की पिक्चर ली जाती है और फिर जो सलाइवरी फंक्शंस होते हैं उनका पता लगाया जा सकता है। अगर वहाँ पे एनाटॉमी में कोई मसला हो तो ज़ाहिरी सी बात है उसके फंक्शन में भी मसला आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये शोगरेन्स सिंड्रोम का कुछ और इसमें इजाफी तौर पर शोगरेन्स सिंड्रोम के बारे में बताया है। शोगरेन्स सिंड्रोम इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज़। आप लोगों को मैंने बता दिया कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है। दिस मीन्स दैट योर इम्यून सिस्टम अटैक पार्ट ऑफ योर ओन बॉडी बाय मिस्टेक। ऑटोइम्यून डिजीज़ का मतलब ये होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम मिस्टेकली हमारे ही बॉडी पार्ट्स पे क्या करता है, अटैक करता है। इन शोगरेन्स सिंड्रोम इट अटैक द ग्लैंड दैट मेक टीयर एंड सलाइवा। और शोगरेन्स सिंड्रोम में क्या करता है, वो ग्लैंड जो टीयर्स बनाते हैं यानी लेक्रिमल ग्लैंड, और वो ग्लैंड जिनसे सलाइवा सिक्रीशन होती है यानी सलाइवरी ग्लैंड, उन पे अटैक करता है इम्यून सिस्टम। दिस काज ए ड्राई माउथ एंड ड्राई आइज। इसकी वजह से ड्राई माउथ और ड्राई आइज जो है वो होती है। कॉम्प्लिकेशंस, अब इसके कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, एब्सिस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में एब्सिस यानी पस बन सकती है। इन्फेक्शन रिटर्न्स, इन्फेक्शन दोबारा वापस आ सकती है। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकती है इन सलाइवरी ग्लैंड से दूसरे एरिया पे। फेशियल नर्व इंजरी, सेलोरिया, इसकी वजह से क्या होता है, जो फेशियल नर्व होता है हमारे साथ, जो फेशियल नर्व होता है उसकी इंजरी हो जाती है और उसकी इंजरी की वजह से फिर सेलोरिया होता है। सेलोरिया मींस ड्रॉलिंग या एक्सेसिव सलाइवेशन। ड्रॉलिंग ऑफ सलाइवेशन या एक्सेसिव सलाइवेशन को हम सेलोरिया कहते हैं। हेमेटोमा हो जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाती है। डिफॉर्मिटी होती है, मतलब जो बनावट है इसकी, जो शक्ल है उसमें ख़राबी आ जाती है सलाइवरी ग्लैंड्स के। ड्राई माउथ होता है जिसे हम ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं। मम्स होती है। मम्स स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताई थी कि एक डिसऑर्डर होता है सलाइवरी ग्लैंड का, जिसमें क्या होता है, जो वायरसेस की वजह से ये कास होती है, या तो बोथ साइड पे या सिंगली जो है वो स्वेलिंग हो जाती है पैरोटिड ग्लैंड की, तो इसको हम मम्स कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रिवेंशन हम किस तरह कर सकते हैं इन सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स की। वी कैन लोअर अवर रिस्क ऑफ वायरल इन्फेक्शन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स। हम क्या कर सकते हैं, जो वायरल इन्फेक्शंस होती है सलाइवरी ग्लैंड्स की उनको भी लोअर कर सकते हैं, उनके रिस्क को लोअर कर सकते हैं। किस तरह करके, टू डू सो, ऐसा करने के लिए गेट इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट मम्स एंड इन्फ्लुएंजा। जो इन्फ्लुएंजा जो बुखार होता है उसके ख़िलाफ़ और जो मम्स होती है इसके ख़िलाफ़ अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करें, मीन्स के वैक्सीनेशन करें। ये जो मम्स होती है इसके लिए एक वैक्सीन आता है, MMR वैक्सीन हम उसे कहते हैं, मीज़ल्स मम्स रूबेला। ये एक ऐसी वैक्सीन होती है जिसमें इन 3 डिजीज़ के लिए जो है वो एजेंट्स शामिल होती हैं।
उसके लगाने के बाद से ये डिजीज़ जो है वो फिर प्रिवेंट हो जाती है। मीज़ल्स भी और मम्स भी और रूबेला भी। तो MMR वैक्सीन है वो लगाना है, और इन्फ्लुएंज़ा के लिए भी वैक्सीन लगानी है। तो ये एक काइंड ऑफ प्रिवेंशन है। There are no specific guideline to protect against other type of salivary gland disorder. However, it is helpful to इस जो वायरल जो डिजीज़ है हमारे साथ salivary gland के, उनके लिए तो हम इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, वैक्सीन लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमने जो जितने भी डिसऑर्डर पड़े उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ख़िलाफ़ कोई ख़ास किस्म के गाइडलाइन नहीं है। लेकिन अगर हम ये जो नीचे दिए गए जो एडवाइसेस है, इनको हम अगर मेंटेन कर ले, इनको हम फॉलो कर ले, तो ये हेल्पफुल हो सकती है, प्रिवेंट हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोकिंग को अवॉइड करें, हेल्थी डाइट अपनी मेंटेन करें, ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली टू अवॉइड डिहाइड्रेशन को अवॉइड करने के लिए 6 to 8 जो है वो ग्लासेस ऑफ वाटर यूज़ करें दिन में। प्रैक्टिस गुड ओरल हाइजीन करें विथ रेगुलर टूथ ब्रशिंग एंड फ्लोसिंग। रेगुलरली टूथ ब्रशिंग भी करें और फ्लोसिंग भी करें। स्टूडेंट्स, फ्लोसिंग उसे कहते हैं कि वो जो धागे के साथ दांतों के दरमियान से वो जो गंदगी जो होती है उन्हें निकालते हैं ना, धागे के थ्रू धागा पकड़ते हैं, दांतों के दरमियान ले जाते हैं और वहाँ से वो जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है वो निकालते हैं। तो इसको हम फ्लोसिंग कहते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो सकती है स्टूडेंट्स? नर्सिंग डायग्नोसिस लाइवरी अगर ग्लैंड के डिसऑर्डर के लिए हम करना चाहे तो लो सिक्रीशन ऑफ सलाइवा रिलेटेड टू स्टोन इन द सलाइवरी ग्लैंड। हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड स्टोन की वजह से सलाइवा की सिक्रीशन लो है। या हम ये लिख सकते हैं कि ड्राई माउथ रिलेटेड टू ब्लॉकेज ऑफ सलाइवा के ब्लॉक होने की वजह से ड्राई माउथ हो गई है। पेन रिलेटेड टू ट्यूमर एंड इन्फ्लेमेशन इन द माउथ। इन्फ्लेमेशन ट्यूमर की वजह से माउथ में इन्फ्लेमेशन और क्या हो गई है, इन्फ्लेमेशन और पेन हो गई है। या जो है ट्यूमर और इन्फ्लेमेशन की वजह से माउथ में पेन आ गई है। तो इसको हम एज ए नर्सिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। डिफ़िकल्टी इन ईटिंग रिलेटेड टू पेनफुल लम्प इन द माउथ। पेशेंट के माउथ में एक पेनफुल लम्प है, एक पेनफुल कम्पैक्ट मास है, जिसकी वजह से पेशेंट को ईटिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, ये हम लिख सकते हैं। पुअर एपिटीट रिलेटेड टू डिजीज़ की वजह से, सलाइवरी डिजीज़ की वजह से, सलाइवरी ग्लैंड डिजीज़ की वजह से उसको पुअर एपिटीट होती है, एपेटाइट जो है वो पुअर है। फीवर रिलेटेड टू इन्फेक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन आ गई है जिसकी वजह से पेशेंट को फीवर है, ये लिख सकते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन हम क्या कर सकते हैं? गिव मेडिकेशन टू स्टिमुलेट मोर सलाइवा सिक्रीशन सच एज पिलोकार्पिन, सेलेगिन एंड सिविमेलिन, इवोजेक। ये जो मेडिकेशंस है ये उसको हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट को, अगर उसकी जो सलाइवा सिक्रीशन है वो नहीं हो रही है, ड्राई माउथ है। तो इनको हमने डिटेल से पढ़ा कि इनके क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है। गिव शुगरलेस गम एंड कैंडी टू स्टिमुलेट सलाइवा प्रोडक्शन। ये हम कोई गम या कैंडी दे सकते हैं। अवॉइड मेडिकेशन दैट कैन मेक ड्राई माउथ वर्स। वो तमाम मेडिकेशन जिनकी वजह से ड्राई माउथ वर्स हो जाती है उनको हम प्रिवेंट करेंगे, नहीं खाएंगे। प्रोवाइड एनाल्जेसिक टू रिलीव पेन। हम अपने पेशेंट जो है उसको एनाल्जेसिक जो है वो प्रोवाइड करेंगे उसको पेन रिलीफ के लिए, लेकिन वो एनाल्जेसिक नहीं प्रोवाइड करेंगे जिनकी वजह से ड्राई माउथ होती है। इसका ख्याल रखते हुए हम उसको एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे। एडमिनिस्टर ट्यूब फीडिंग, अगर फिर भी उससे नहीं खाया जाता तो फिर उसको ट्यूब फीडिंग हम एडमिनिस्टर करेंगे, ट्यूब फीडिंग पे रखेंगे। गिव एसिटामिनोफिन टाइलेनोल टू रिलीव फीवर को रिलीव करने के लिए एसिटामिनोफिन टाइलेनोल मींस के पैरासीटामोल जो है वो हम एडमिनिस्टर करेंगे। कोल्ड स्पॉन्जिंग टू रिलीव फ्रॉम फीवर को रिड्यूस करने के लिए, फीवर से पेशेंट को रिलीफ देने के लिए कोल्ड स्पॉन्जिंग करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर का जो हिस्सा यानी जो सेकंड नंबर डिसऑर्डर सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर ख़त्म हो चुकी है। यहाँ तक ये हमारे साथ इसके रेफरेंस दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने डिटेल में स्टडी करनी है तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं।
इस वीडियो लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो नेक्स्ट हमारे साथ डिसऑर्डर होगा वो स्टार्ट करूँगी, और उस वक्त यहाँ के आप लोगों के जो क्वेश्चन थे उसका भी आप लोगों को आंसर करूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।